नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैंने बहुत पहले भी बोला है और आज ही सुबह मैंने नोटिस भी डाला था कि मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो गए हैं, तो पढ़ाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो आई होप आप इस मामले में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो साथियों, आज मैंने सोचा है कि मैं एक एडिटोरियल भी लेने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एडिटोरियल भी कवर अप होता चला जाए। सो आज मैं ट्राई करूंगा, तो आप बताना कैसा है नहीं है। मैं जो एडिटोरियल कवर करूंगा वो करूंगा इंडियन एक्सप्रेस से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो द हिंदू पढ़ाते हैं और मुझसे बहुत बेहतर भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सो मैं इंडियन एक्सप्रेस को कवर इसलिए करना चाहता हूँ ताकि अगर आप द हिंदू भी पढ़ते हो कहीं से भी, तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो, ताकि आप दो दो न्यूज़पेपर पढ़ो और आपके अंदर ज़्यादा नॉलेजेस आए। तो आइए देखते हैं आपके साथ मिलके कि क्या है आज का आर्टिकल। तो आज हम लोग जो आर्टिकल साथियों पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपका रीलर्निंग टू लर्न, जो किसके द्वारा लिखा गया है? रामनाथ गोयनका के द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, इसमें ये इस आर्टिकल में ये है कि अभी स्कॉटलैंड के अंदर में जो है ना, क्या हुई है कि इकोनॉमी खुली है। और इकोनॉमी खुलने के बाद जो पोस्ट कोविड 19 है, यानी कोविड 19 जैसे इकोनॉमी खुली तो कोविड 19 के बाद की कहानी है। उसमें सबसे जो क्रिटिकल चैलेंज निकल के आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है कि हम लोग क्लासरूम में कैसे रिकवरी करें। आपको दिख रहा है कि एजुकेशन को लेके कितना हैम्पर हुआ 2 साल के अंदर में कोविड 19 में। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। वेट अ मिनट। मेरे को लगा ये फुल स्क्रीन होगा, इसलिए मैंने फुल स्क्रीन करने की कोशिश की। ओके। सो ये देखा जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं जो स्कॉटलैंड के अंदर जो इकोनॉमी खुली, उसमें ये पता किया गया कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है पूरे विश्व भर में वो क्या है कि हम क्लासरूम में कैसे रिकवरी कर सकें। इंडिया की अगर बात करें साथियों, तो इंडिया में क्या हुआ है ना, सबसे ज़्यादा लंबा लॉन्गेस्ट हमारे यहाँ क्या रहा है, स्कूल बंद रहा है। जैसे अदर कंट्रीज़ की आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे उधर आपका नॉर्दर्न कंट्रीज़ जो है, उस तरफ ये देखा गया है कि सबसे लेट वहाँ स्कूल बंद हुआ और सबसे जल्दी भी वहाँ स्कूल खुला। तो एक एजुकेशन को लेके जो इंडिया में एजेंडा है कि मतलब ऐसे हल्के में ले लेते हैं, तो वो हल्के में जो लेने की कोशिश रहती है ना, उसके कारण ही गड़बड़ी बहुत सारी निकल के आती है। तो इंडिया की तरफ से ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा स्कूल भारत के अंदर में ही बंद रहे हैं। अगर हम लास्ट 2 साल की बात करें साथियों, तो टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्या करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। इस क्यों करना पड़ा है? क्योंकि जैसे लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने के बाद साथियों क्या हुआ, लॉकडाउन लगने के बाद सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन जब हो गया तो टीचर्स को क्या करना पड़ा, ऑनलाइन जो ऑफलाइन टीचिंग कर रहे थे उनको ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा, जिसके कारण उनको क्या हुई, बहुत सारे स्ट्रगल्स झेलने पड़े। उनको आइडियाज़ नहीं थे उतने, एक्सपीरियंस नहीं था। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था साथियों कि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, नेट्स बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो पहले जब टीचर्स अपने स्टूडेंट लाइफ में होंगे तो उनके समय ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। तो एक अचानक से शिफ्ट करना जहाँ ट्रेनिंग्स नहीं दी गई है, और बहुत सारी चीज़ें जो हर्डल्स क्रिएट किए हैं। और वो हर्डल्स यही थे साथियों कि लर्नर के पास भी जो थे ना साथियों, डिवाइस नहीं थे। अब मान के चलो कोई ऐसे कॉलेज में जाता है जहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बट उस कॉलेज की फीस भी कम है, और वहाँ जो लड़का जाता है वो भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता है। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि महंगा इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक फ़ोन भी लेना। तो एक दो चैलेंजेस यहाँ निकल के आ रहे हैं कि टीचर्स के लिए जो चैलेंजेस आ रहा था वो क्या था कि उनको एक लर्निंग का तरीका में प्रॉब्लम हो रहा था कि वो कैसे बच्चों को समझाएंगे चीज़ों को, जैसे वो ऑफलाइन क्लास में समझा देते हैं। और लर्नर्स के लिए क्या चैलेंज था कि उनको वो डिवाइस और नेट जो है अवेलेबिलिटी नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये देखा गया है, जो प्राइवेट एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है, उसमें ये देखा गया है कि जो एजुकेशन के अंदर में है ना, जो चिल्ड्रन का फाउंडेशन स्किल्स है साथियों, जैसे हम लोग फाउंडेशन स्किल रीडिंग राइटिंग लेके चलते हैं या सिंपल मैथमेटिक्स जोड़ घटाओ, उसमें एक एक बहुत ज़्यादा डिप देखा गया है। और डिप किसके द्वारा ये सर्वे किया गया है साथियों? अगर हम एक स्टडी की बात करें तो साथियों नेशनल असेसमेंट सर्वे के द्वारा ये पता किया गया कि लर्निंग क्राइसिस आया है। लर्निंग क्राइसिस इस प्रकार आया है कि नवंबर 2021 की अगर हम बात करें, तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट में जब ये सर्वे किया गया, जो 720 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सर्वे हुआ, उसमें देखा गया कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें शार्प डिप का है। शार्प डिप का मतलब क्या होता है? जब
किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। जैसे इकोनॉमी में अगर बोलेंगे गिरावट आए तो यहाँ डायग्राम क्या होगा, फॉल डाउन। अगर कोई भी डायग्राम को फॉल डाउन दिखता है तो उसका मतलब होता है उसमें गिरावट आई है। तो पेंडेमिक के बाद ये देखा गया कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा क्या आई है, गिरावट आई है। यहाँ तक कि स्टेट्स के द्वारा जो एजुकेशनल पैरामीटर्स नापे गए उसमें यह देखा गया कि एवरेज स्कोर जो दिल्ली के 5 क्लास के बच्चों का था मैथमेटिक्स में, वो नेशनल एवरेज से भी कम था। यानी आप दिल्ली जैसे शहर जहाँ पे पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी है और दिल्ली में जहाँ सबसे अच्छा एजुकेशन है, वहाँ पे भी ये देखा गया साथियों कि जो नेशनल एवरेज का जो स्कोर था मैथमेटिक्स का, किसका, क्लास 5 के स्टूडेंट का, वो दिल्ली में उससे भी कम था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा चैलेंजेस आया है। तो चैलेंजेस कुछ इस प्रकार आपको साथियों दिखे। अब हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, आपको बताना है कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। उनके द्वारा क्या कहा गया इस डेटा के ऊपर में, उन्होंने ये कहा कि सुनो, हमें कुछ चीज़ों में अंतर क्या करना होगा, चेंजेस लाने होंगे। चेंजेस कैसे, हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कुछ कुछ डिसीजंस लेने होंगे। जैसा पहला कदम हमें क्या उठाना होगा कि चिल्ड्रन जो है वो क्या स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। यानी जो स्टूडेंट्स गए थे स्कूल से कोविड के पहले, यानी कोविड के टाइम, क्या वो वापस आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों कि कोविड आने से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई, ठीक है। एक जब इकोनॉमी हैम्पर हुई तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में जब इनकम कम हुआ तो अब एक गरीब किसान का परिवार या कोई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना ज़्यादा पसंद करेगा या काम करवाना, काम करवाना, क्योंकि उसे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बच्चे गए थे कोविड में, क्या वो वापस आए कि नहीं आए, स्कूल आ रहे हैं कि नहीं मतलब कोरोना के बाद। तो ये चीज़ पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें जो प्लानर है या जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को फ्रीडम देना पड़ेगा। फ्रीडम कैसा, ताकि वो क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, एक क्रिएटिव अप्रोच बना सके। क्रिएटिव अप्रोच जैसे क्लासरूम को स्पेस में कन्वर्ट कर दें, स्पेस में यानी कुछ लगा दें, स्पेस जैसा दिखने लगे क्लासरूम। और उसके बाद जो स्टूडेंट एंग्जाइटी फील करते हैं, जो पूछने में हिचक फील करते हैं, समझने में किसी चीज़ को प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ वो क्या कर सकें, ओपनली पूछ सकें। साथियों अगर आपको मैं एक मूवी की याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने तारे ज़मीं पर देखा है तो उसमें आप देखे होंगे कि कैसे टीचर्स फन करते थे, मतलब क्लास में फन बनाते थे। टीचर्स को अगर साइंस पढ़ाना था तो क्लास को कैसे साइंस रूम में कन्वर्ट करके समझाते थे कि कैसे साइंस बॉल ऊपर नीचे आता है, या फिर कैसे साइंस काम करती है, ग्रेविटी कैसे काम करती है। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझाओगे ना, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। साथ ही साथ उनको एक तरह का रीइमेजिनेशन क्रिएट कराना पड़ेगा। जो भी हम लोग चीज़ पढ़ाते हैं, जो भी सिलेबस है, वो एक तरह से सेंटर अप्रोच हटा के लर्नर अप्रोच बनाना पड़ेगा। यानी जो सीखने वाला है, सीखना कैसे चाहता है, तरीका क्या है उसका सीखने का, उसको बनाना होगा, ना कि एक सिलेबस बना के उनके ऊपर थोप देना होगा कि हाँ भाई तुम पढ़ो। साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर में आया है, उसमें देखिए, यह देखा गया कि फर्स्ट ईयर पेंडेमिक में हम लोग ने क्या देखा कि जो फंड किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है टीचर्स को, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसमें 50% का गिरावट आया है। साथ ही साथ जो मिड डे मील स्कीम चलता था साथियों, मिड डे मील स्कीम अगर नहीं पता तो बता देता हूँ आपको कि खाना जो आपको मतलब स्कूल में ही मिल जाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें भी जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। क्योंकि मिड डे मील का सिस्टम क्या था, अब सुनो, इसको ऐसा समझो, जैसे बच्चा क्या करता था, काम पे जाता था। अब काम पे क्यों जाता था, क्योंकि उसको कमा के खाना था। तो सरकार ने बोला सुनो भाई, अगर ये आपका बच्चा पढ़ने के साथ इसका खाने का इंतजाम भी मैं कर दूं, तो क्या आप बच्चे को स्कूल भेजोगे। तो गार्जियन बोला ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ेगा भी खाएगा भी। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया स्कूल इनरोलमेंट पे। साथ ही साथ बच्चा स्कूल आता तो था लेकिन क्या होता था कि मिड डे मील के नाम पे आ गया, अब मिड डे मील के बाद भाग जाता था। तो वो उनको रिटेंशन करने का एक था कि अगर स्कूल हम बुला भी ले तो हम कैसे बच्चों को रिटेन करके रखें। साथ ही साथ जो आपका लर्निंग है, यानी ओवर रिलियंस और वन लर्निंग का मतलब है कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था लर्निंग का एक अप्रोच बनाना टोटली, ना कि बच्चों यहाँ से आए स्कूल और भाग जाएं। तो ये उनके द्वारा कहा गया। साथ ही साथ सेवरल स्टडीज में जैसे असर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में है। प्रीलिम्स 2022 के अंदर में आपका आने वाला है असर रिपोर्ट, और इस पर बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। तो असर रिपोर्ट जो है उस उन्होंने, आपको अगर असर रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ जाके इस पर रिसर्च कीजिएगा। मैंने बहुत बार करंट अफेयर की क्लासेस में बताई है।
कि असर रिपोर्ट में ये फाइंड किया गया कि जो कंट्री का एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारा लैक ऑफ कनेक्टिविटी है किसके बीच में, लाइव एक्सपीरियंस के बीच में और जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। जैसे मान के चलो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा और बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये बात असर रिपोर्ट बताता है कि बच्चे कितना विकसित कर रहे हैं अपने आप को। तो इसमें देखा गया कि कनेक्टिविटी है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे इस चीजों को अगर आप जोड़ने सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, टीचर्स की ट्रेनिंग ही में जो पैसे लगने वाले थे उसमें 50% का गिरावट देखा गया है। और मिड डे मील में 10% का गिरावट, यानी मिड डे मील आने के बाद भी जो फंडिंग उस पर की जा रही थी मिड डे मील के अंदर में, उसमें भी 10% का गिरावट देखा गया है। तो इससे पता चलता है अगर टीचर्स ट्रेंड ही नहीं हो पाएंगे तो क्या वो एजुकेशन दे पाएंगे या समझा पाएंगे बच्चों को सही तरीके से? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह की जो आपका डाउट्स है, यानी एजुकेशन पैंडेमिक के बाद जो क्राइसिस आया है एजुकेशन का, उसको अगर हम इग्नोर कर देना तो हम फ्यूचर में फेल हो जाएंगे। भले अभी हम इस चीज को इग्नोर कर दें बट हम फ्यूचर में बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं, एकेडमिक फेलियर होने वाले हैं और इससे इंटायर जनरेशन को क्या होगा, हैम्पर होगा। यानी पूरा जो इंटायर जनरेशन है साथियों, वो क्या होगा, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो रीलर्निंग टू लर्न का यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट निकला कि कोविड के बाद में आपको जो भी इंपॉर्टेंट था कि मानना कि हाँ इसमें थॉट प्रोसेस क्या देखा गया कि जो ऑनलाइन टीचिंग है वो उतना इफेक्टिव नहीं था, और अगर इफेक्टिव भी था तो बच्चों के पास डिवाइस नहीं थे या टीचर्स को पढ़ाने का तरीका में प्रॉब्लम था। तो यही सब जो चीजें निकल के आ रही हैं मेन इसमें निकल के आ रही हैं। तो इस तरह के आर्टिकल्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंस के एग्जाम के एस्पेक्ट से, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एनएस के बारे में पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा असर रिपोर्ट के बारे में। तो ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में। मेंस की बात करें साथियों तो मेंस में आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव आंसर इसी तरह का लिख सकते हैं जिस तरह ये आर्टिकल कवर किया गया है। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ के आर्टिकल समझा दिया है। आई होप आपको मेरा पहला एडिटोरियल क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास चलते रहते हैं, आप आई बटन के पास लिंक देख रहे होंगे, जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।